राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पीछे वीडियो हम लोग ने पढ़ा था रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, उसी में पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं रजिस्टर में। तो पीछे पढ़ा था सीरीज, रजिस्टर को सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, उसी में पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन, रजिस्टर को पैरेलल जोड़ने से। तो रजिस्टर को जब पैरेलल जोड़ते हैं तो जैसे मान लिया R1 R2 R3 ये 3 रजिस्टर हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज सभी के लिए एक जैसा रहता है, V यहाँ सभी के लिए एक जैसा रहता है। करंट सब में अलग अलग होती है। मान लिया जाए ये रजिस्टेंस 10 ओम है तो इसमें करंट अलग हो जाएगी, इसमें करंट अलग हो जाएगी, इसमें करंट अलग हो जाएगी। अगर ये रजिस्टेंस सभी समान मान के हों तो बहने वाली धारा का मान भी प्रत्येक सर्किट में समान होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि रजिस्टेंस समान हो, इसलिए हम कहते हैं धारा का मान क्या रहता है, असमान रहता है, और वोल्टेज का मान सभी जगह क्या रहता है, समान रहता है। तो अब बात आती है पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल जो कनेक्शन देखेंगे, इसमें पैरेलल कनेक्शन में समांतर परिपथ में वोल्टेज का मान सभी घटकों में समान रहता है। वोल्टेज V यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, सभी के लिए वोल्टेज का मान। जैसे पैरेलल सर्किट क्या होता है, जैसे हम कहें, अभी हमने बोला था पैरेलल क्या होता है, किसी उपकरण के एक तरफ फेस एक तरफ न्यूट्रल दिया जाए। पैरेलल घरों पर, इंडस्ट्री में, ऑफिस में, या जहाँ पर भी हम लाइट को देखते हैं, ज़्यादातर कनेक्शन हमारे सब क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल में जैसे घर पे बात करें तो पंखे का, ट्यूबलाइट का, CFL का, टीवी का, वॉशिंग मशीन, जितनी भी चीज़ें उपकरण है सभी का वोल्टेज एक जैसा होता है। तो यहाँ वोल्टेज का मान सभी घटकों पर क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन करंट सभी की अलग अलग होती है। जैसे LED लगाई उसकी करंट कम है, फैन है उसकी करंट ज़्यादा है, हीटर उसकी और ज़्यादा है, AC लगी उसकी और ज़्यादा है। तो सभी घटकों की करंट अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। करंट कहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ लोड ज़्यादा होता है। दूसरी बात में कहें कि जहाँ रजिस्टेंस कम होता है, तो जिस उपकरण का रजिस्टेंस कम होता है वहाँ करंट ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि I जो हमें निकालनी है, तो अगर टोटल I निकालनी है तो I बराबर V/RT लेंगे, और ये VT लेंगे, VT या V बराबर I/RT। ये RT कहाँ से आएगा, टोटल रजिस्टेंस कहाँ से आएगा, तो टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस जो होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN, सॉरी ये नहीं होता है, ये होता है R1 R2 R3 प्लस 1/RN। देखेंगे इसका जो फार्मूला होता है 1/RT, टोटल रेजिस्टेंस 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस 1/RN होता है। अब R1 प्लस R2 किसका होता है, सीरीज में। जब सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2। अब ये क्या होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 प्लस 1। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है, पहले तो इसको हम इस तरह से इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे RT। तो जब कुल प्रतिरोध पता चल जाएगा, इसमें I बराबर V/RT कर देंगे। ये टोटल करंट के लिए, इस वाली करंट के लिए। अगर हमें प्रत्येक शाखा या प्रत्येक ब्रांच की अलग अलग करंट निकालनी है तो क्या करेंगे, जैसे हम कहें I1 निकालनी है तो I1 बराबर हो जाएगा V/R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा V/R2। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3। ये बात समझ रहे हैं। अब देखेंगे वोल्टेज सभी का एक जैसा है, वोल्टेज सभी का एक जैसा है। अब क्या है, करंट कहाँ कम होगी, कहाँ ज़्यादा होगी। जहाँ रजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ करंट कम, जहाँ रजिस्टेंस कम। जैसे मान लिया जाए इनकी वैल्यू दे दें कोई 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, और इसको हमने 60 वोल्ट मान लिया, कुछ और भी मान सकते हैं। अब कहा जाए करंट कहाँ ज़्यादा कहाँ कम आएगी, तो इस फार्मूले से निकाल देंगे। तो I1 क्या आएगी, I1 बराबर आ जाएगी V/R1। V हमारे के पास कितना है, 60 वोल्ट। R1 हमारे पास कितना है, 10, तो ये आ जाएगी 6 एम्पियर। I2 आ जाएगी हमारी 60/20, तो ये हो जाएगी 3 एम्पियर। I3 आ जाएगी 60/30, 2 एम्पियर। तो देखेंगे सबसे ज़्यादा करंट कहाँ है, यहाँ पे। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। इसके बाद में यहाँ पे कम, और सबसे कम करंट यहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो ये बात समझ में आ गई। इस तरह से हम अलग अलग ब्रांच में करंट ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कह दिया जाता कि सारे रेजिस्टेंस एक ही मान के, या तो सभी 10-10 ओम के हैं
या सभी 20 के या सभी 30 के या सभी कोई भी अन्य वैल्यू समान है, तो सभी में करंट भी क्या आ जाती है, समान आ जाती। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है, इसलिए हम जब भी कहते हैं वोल्टेज सभी में समान होता है पैरेलल में, करंट सभी का असमान होता है, करंट सभी का असमान होता है। अब देखेंगे यहाँ पर, ये पहला पॉइंट हमारा हो गया, समांतर परिपथ वोल्टेज का सभी घटकों में समान रहता है, वोल्टेज सभी घटकों में समान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी घटकों में धारा का मान असमान रहता है। सभी घटकों में धारा का मान समान होता है, किसी में 6 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, जैसा कि अभी हमने मान के निकाला है, कुछ और भी मान सकते हैं, I1, I2, I3। अब कह रहे हैं कुल धारा का मान प्रत्येक शाखा की धाराओं का योग होता है। अब हम कहें कि ये जो टोटल करंट है I, तो इसे कहेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी इन करंट को जोड़ दिया जाए तो टोटल करंट निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस करंट को जोड़ दिया जाए I1 प्लस I2, टोटल करंट निकल के आ जाएगी। तो कुल धारा का प्रत्येक शाखा की धाराओं का योग होता है, जो टोटल करंट होती है इन सभी का योग होती है। ठीक है, इसको हम पीछे समझा चुके हैं किरचॉफ्स लॉ में। अब अगला है कुल प्रतिरोध का सबसे कम प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध मान से भी कम होता है। अगर इसमें से रेजिस्टेंस टोटल ज्ञात करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि कुल प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लिया 10, 20, 30 दे दिया, अब 4 ऑप्शन दे दिया हमारे पास, कोई भी 4 ऑप्शन दे दिया और वो क्वेश्चन हल नहीं कराना होता है। 4 ऑप्शन दे दिया, एक कह रहा है, एक कह दिया 5 ओम, एक कह दिया 15 ओम, और एक कह दिया 60 ओम, और एक कह दिया 45 ओम। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ओम, 15 ओम, 60 ओम, 45 ओम, और बोलेगा इसका कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कराना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें खट से एक फार्मूला याद आता है, कौन सा, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम क्या करेंगे, 1/10, 1/20 और 1/30। इसको हल करने में टाइम बर्बाद करेंगे हम, इसको हल करने में टाइम बर्बाद करेंगे। तो हमें ध्यान क्या देना है, सबसे पहले कि इस सर्किट को जिसको हम हल करने वाले हैं उसमें सबसे कम मान कितना है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस है 10 ओम, सबसे कम रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे, क्या इससे कम, क्या एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है क्या, तो देखेंगे यहाँ पर इससे कम तो एक ही दिख रहा है 5 ओम, ये इससे ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो बगैर सोचे समझे, बगैर हल किए ये आंसर सही कर देंगे। तो हम ध्यान से समझेंगे इस बात को, जब कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है तो सबसे कम मान से भी कम आंसर आता है। बात समझ में आ रही है, सबसे कम मान से भी कम आंसर आता है। और 99% केस में एग्जाम में, जब कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उसमें क्वेश्चन हल करने वाला बिल्कुल नहीं आता है। तो हमें क्या देखना होता है, सबसे कम प्रतिरोध पैरेलल में देख लें कौन सा है, और ऑप्शन देख लें उसमें सबसे कम मान का एक ही आंसर है क्या। तो अगर एक ही है तो वही सही है, जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर इसको हल करोगे तो वो आंसर आएगा ही नहीं हल करने से, लेकिन और ऑप्शन नहीं है कम, इसलिए आंसर सही कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हम इसको याद रख लें कि जो प्रतिरोध होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो पैरेलल में जब इस तरह से हल करेंगे। एक और चीज़ समझ लो, पैरेलल में रेजिस्टेंस ही नहीं, जब 1/, में कोई भी चीज़ हल की जा रही हो, इस तरह से 1/1 करके लिखी हो, तो वो जब भी कोई आंसर आएगा वो उसमें सबसे कम मान से कम आएगा। ये ध्यान रखें, वो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर की बात खत्म करो। जब भी कोई चीज़ ऐसी लिखी होगी 1/, में, और उसका सबसे कम मान जो होगा उससे आंसर हमेशा कम आएगा, बस ये ध्यान रखना, तो कभी गलती होगी नहीं। तो यहाँ पर एक ही, अगर इसको हल करते तो एलसीएम लेते, फिर हल करते, तो हो सकता कुछ और आंसर आता, लेकिन ऑप्शन एक ही था, इसलिए यहीं से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम यहाँ पर हल करना है तो आई कैसे निकालनी है टोटल, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद में वी में आर टी का भाग देंगे, कुल करंट निकल आएगी। सब प्रत्येक ब्रांच की करंट निकालने के लिए I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3, इस तरह से करेंगे। और कुल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो नोट कर लें एक जगह पर। जब भी इस तरह से पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, रजिस्टर जुड़े होते हैं, तो कुल जो प्रतिरोध आता है सबसे कम मान से भी कम आता है। कुल प्रतिरोध सबसे कम मान से भी कम आता है। ये हमने लिखा, कुल प्रतिरोध
का मान सबसे कम प्रतिरोध मान से भी कम होता है। ये नोट कर लें तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा इसको। अब आगे हम इसी में देखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लिया जाए घर पे 4 बल्ब लगे हो या पैरेलल कोई भी सर्किट काम कर रहा हो, 2 3 4 6 जो भी रहे, कह रहा है एक लैंप के स्विच को ऑन कर दिया जाए। ध्यान से समझेंगे, पैरेलल में एक लैंप के स्विच को ऑन कर दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लैंप के स्विच को ऑन कर दिया जाए तो कुल प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। तो हमारे समझ में क्या आता है कि एक सर्किट ऑन हो गया है, एक बल्ब और जुड़ गया है तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन है ऐसा नहीं है। जैसे ही एक चीज़ ऑन करेंगे तो कुल प्रतिरोध घटेगा और कुल धारा बढ़ जाएगी। जैसे सपोज दैट अभी हमने कहा 10 20 30 ये 3 रजिस्टेंस लगे थे और एक सर्किट में हम एक और स्विच को ऑन कर दें, एक रेजिस्टेंस और लग गया, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा। जितनी युक्तियां पैरेलल में ऐड होती चली जाएंगी, जितने चीज़ों को स्विच को हम ऑन करते चले जाएंगे, उतना ही रेजिस्टेंस घटता जाएगा, उतना ही रेजिस्टेंस घटता जाएगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लिया जाए इसके सभी की वैल्यू हमने कहा सभी 10-10 ओम के थे, सभी 10-10 ओम के थे, और जो नया जोड़ा है R4 ये भी 10 ओम का। तो पहले हमने कहा कि 3 ही रेजिस्टेंस थे 10-10 ओम के, तो कुल प्रतिरोध। एक चीज़ और, जब समान वैल्यू होती है तो पैरेलल का रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फार्मूला होता है मान समान होने के लिए, समान मान में RT बराबर होता है R/N। R/N तो यहाँ पर मान लिया जाए हमने कहा 3 रजिस्टेंस थे पहले हमारे पास, तो कितना कर 10/3 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 3.33 ओम ये आया। लेकिन अब कह दिया जाए, अब यहाँ पर इसके कारण कोई एक करंट आएगी आई, अब कह दिया जाए कि एक स्विच को और ऑन कर दिया गया है, एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जाए, एक बल्ब और ऑन कर दिया जाए। ऐसे क्वेश्चन रेजिस्टेंस से कम पूछता है, बल्ब से ज़्यादा पूछता है कि एक पैरेलल सर्किट में एक स्विच को ऑन कर दिया जाए। स्विच में कोई भी चीज़ लगी हो सकती है, बल्ब हो, CFL हो, ट्यूबलाइट हो, फैन हो, कूलर हो, कुछ भी, एक स्विच को ऑन कर दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हमारे दिमाग में क्या बात आती है, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो बोले लोड बढ़ गया है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लोड बढ़ गया भाई, पहले 3 बल्ब थे अब 4 बल्ब हो गए तो लोड बढ़ा प्रतिरोध बढ़ा, नहीं। ध्यान देंगे, पहले 3 थे, ये 1 2 3 लगे थे, अब चौथा आपने और जोड़ दिया तो R/, क्या हो जाएंगे, सभी 10-10 के थे, R/N हो जाएंगे। तो R कितना था 10 और N कितने हैं 4, तब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5 ओम। पहले 3.3 तब 2.5, याद समझ में आ रहा है। तो रेजिस्टेंस घटेगा और धारा बढ़ेगी, तो अब इसमें एक और करंट बढ़ने लगेगी, I4 बहने लगेगी, तो ये वाली करंट इसमें जुड़ जाएगी। पहले 3 जुड़ी थी अब 4 जुड़ जाएंगी तो कुल करंट बढ़ जाएगी। तो ध्यान से समझेंगे, पैरेलल सर्किट में जब एक स्विच को ऑन कर दिया जाता है या एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान घटता है और कुल धारा का मान बढ़ जाता है। यही चीज़ जब सीरीज में हमने पढ़ी थी तो वहाँ पढ़ी थी कि एक स्विच को ऑन कर दिया जाए, यानी सॉरी स्विच नहीं ऑन करते, उसमें तो एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है और कुल धारा घट जाती है सीरीज के लिए। और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध घट जाता है, कुल धारा बढ़ जाती है और वोल्टेज वही रहता है। तो बात ये समझ में आ गई होगी, उम्मीद ऐसी करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो आपके काम का ना हो लेकिन अन्य किसी की ज़रूरत में ये जो अन्य कोई लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है इस वीडियो के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सीरीज पैरेलल में कन्फ्यूजन रहता है, तो आप उन्हें शेयर करेंगे तो उनको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। और ये फ्री ऑफ कास्ट, उनको इसका कोई पे नहीं करना है, कोई पैसे नहीं देने हैं, इसलिए इसको शेयर ज़रूर करा करें। थैंक यू। आगे हम लोग एक और पॉइंट में बात करेंगे मिश्रित क्रम में रेजिस्टेंस पे, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मिश्रित क्रम का। धन्यवाद।